भेद नदी का पाना हो, भेद तो पाना है ना जीवन का। भेद नदी का पाना हो तो पुल पर पाँव न धरना, कसना कमर और धीरज धर धारा बीच उतरना। तो भंवर और घड़ियाल मिलेंगे, शय वालों के जाल मिलेंगे, धारा का आवेग और लहरों के कठिन सवाल मिलेंगे। बिंदु वे कैसे जानोगे क्या है पार उतरना। और मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। पर मरना है तो लड़कर मरना, सही बात पर अड़कर मरना, और दुश्मन के निर्मम चेहरे पर एक तमाचा जड़ कर मरना। मरना है तो प्यार में मरना मरना है तो प्यार में मरना, दुश्मन को ललकार के मरना, अपना प्रेम पुकार के मरना। मरना है तो समर में, घर में पड़े पड़े क्या मरना मरना तो है ही एक दिन, अब मरने से क्या डरना। क्या बात, बहुत बढ़िया। मैंने आपको बताया 5 साल से 10 साल की उम्र तक मैं जंगल में रहा। खेलने के लिए कोई नहीं था। चिड़ियाँ थीं, खरगोश थे, हिरन थे, दूसरे जंगली जानवर थे, झरने थे, यही सब था। मेरे फादर तो काम पे चले जाते थे। मैं 5-6 बरस का था और मेरी बहन मुझसे 3 साल छोटी 2 बरस की थी, टॉडलर थी। वो क्या खेलती मेरे साथ। तो मेरा बचपन बहुत एकांत में बीता। लेकिन जो वहाँ पे 2 चौकीदार थे, भीमा और बहादुर सगे भाई, उनके 2 सगे भाई डकैत मशहूर थे। तो वहाँ के खैर कुछ पानी में, हर एक जगह की पानी और मिट्टी अलग होती है। वहाँ की पानी और मिट्टी में कुछ ऐसा है कि वो अन्याय को सहन नहीं करते और अन्याय हुए बिना मानता नहीं। ये कहाँ की बात है? ये भिंड और मुरैना का जो चंबल का इलाका है, चंबल नदी के आसपास का जो इलाका, वहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया के साथ सबसे ज़्यादा डकैत वहीं हुआ है। सैकड़ों की तादाद में डाकू। ये कहाँ हुए हैं भाई? 2 डाकू, 10 डाकू, 20 डाकू। मैं भी चंबल किनारे से आता हूँ सर। हैं? कोटा से आता हूँ। कोटा में चंबल है। अरे वाह, अरे सही है। व्हाट ए लिंक। तो ये समझ लीजिए कि अगर चंबल का पानी है तो आप अन्याय को सहन नहीं कर पाएंगे, बता दूं आपको। विनोद कुमार शुक्ल की कविता सुनाता हूँ मैं आपको, आपने सुनी होगी। हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था। व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उसके पास गया। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ करके वो खड़ा हुआ। वो मुझे नहीं जानता था, बढ़े हुए हाथ को जानता था। क्या बात। हम दोनों कुछ दूर साथ साथ चले। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, साथ साथ चलना जानते थे। अच्छा, जब कभी मैं निराश कुछ होता भी था तो माई वाइफ वाज देयर। कह रहे आप क्या चिंता करते हैं, मैं तो हूँ। मैंने भी अपनी पत्नी से ये कहा था कि मैं तो हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तुम जवाब दे दो। उन्होंने कहा चीफ मिनिस्टर से कहा, मैं जवाब दे दो, नहीं करना हमको, जो करना है ठीक है। मुझे मतलब इस बात का, आई एम प्राउड ऑफ हर। उनसे मैंने बहुत सीखा, मुझसे बड़े पदों पर गई वो। तो हमने दोनों ने बहुत खुशी की ज़िंदगी बिताई है। मुझे कोई अफसोस नहीं है, मैं खुश रहा हूँ पूरी ज़िंदगी।
डांग हमारे यहाँ जंगल को कहते हैं। डांग में कोई पेड़ अपने पौधों को उगना नहीं सिखाता। डांग में एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चल रही हो तो पड़ोसी पेड़ फूल खिलाता रहता है। डांग में कोई किसी की मदद को नहीं आता। डांग में कोई भी किसी के घर में घुस सकता है। डांग में जो जिसको मार के खा सकता है खा लेता है। डांग में जो पत्थर पड़े हैं उनके पास वहीं पड़े रहने का विचार है। डांग विचारों से भरी है, लेकिन डांग में विचारों को बदलने का कोई विचार नहीं है। क्या बात। डांग मनुष्यों ने तो बनाई नहीं है, कहते हैं ईश्वर ने बनाई होगी। ये कह देना तो एक आसान लाइन है ना कि मेरा ईश्वर में भरोसा नहीं है, लेकिन ये कविता कह रही है कि अगर ईश्वर है तो ऐसा मॉडल बनाया उसने। एक बात तो ये है कि ये मर्दवादी समाज है, लड़कियों के लिए खतरनाक है दो तरह से। एक तो मर्दों के भीतर एक छुपी हुई हिंसा, एक वायलेंस है लड़की को देख करके कि बाहर क्यों घूम रही है, अभी रात को 9 बजे कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, तुमसे मतलब नहीं है। उसको लड़की को वो जानता ही नहीं है, उसे पता नहीं है। ऐसे कुछ लोग हमारे समाज में मौजूद हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो पशुता है, क्योंकि पशु से मनुष्य बने हैं, वो बची रह गई। ये इंस्टिंक्ट हमारे अंदर, एनिमल इंस्टिंक्ट जो है वो बची रह गई है, ताकतवर द्वारा कमज़ोर को दबाना। और इसमें जो ये सारा दोष लड़कियों का, अरे सारा दोष लड़कों का है। लड़कियां थोड़ी अपराध कर रही हैं, लड़कियां बहुत कम अपराध कर रही हैं, लड़के बहुत ज़्यादा अपराध कर रहे हैं। लड़कियों को ज़्यादा स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लड़कों को कम मिलनी चाहिए। तुम 7 बजे सूरज डूबने के पहले घर में आ जाओ। कर्फ्यू लड़कों के हॉस्टल पर रखना चाहिए। ये बिल्कुल कि शाम को 7 बजे के बाद आप बाहर नहीं घूमेंगे, आप आइए इधर, पढ़ने का टाइम हो गया, मैस में जाइए, खाना खाइए, किताब पढ़िए, कहाँ घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है कि लड़कियों की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाने वाला समाज मूर्ख है। लड़कों पर पाबंदी लगानी चाहिए, लड़कियों को फ्री घूमना चाहिए, ये दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मछलियों को लगता था कि जैसे वो तड़पती हैं पानी के लिए, तो पानी भी उनके लिए वैसे ही तड़पता होगा। लेकिन जब खींचा जाता है जाल, तो पानी मछलियों को तड़पता छोड़कर जाल के छेदों से निकल भागता है। पानी मछलियों का देश है, लेकिन मछलियां अपने देश के बारे में कुछ नहीं जानती। क्योंकि देश कहता है देशभक्ति, कुर्बानी, ठीक है, सबको करना चाहिए, देश के लिए अपनी जान कुर्बान। तो देश भी कुछ कुर्बान करता है क्या उनके लिए? ये सवाल भी तो उठता है। ये जो जाति व्यवस्था हमारी है, इसने हमको बर्बाद करके रख दिया। और जिन लोगों ने जाति व्यवस्था को नहीं माना, जिसमें गुरु गोविंद सिंह हैं जिन्होंने जाति ख़त्म कर दी, जिसमें महाराणा प्रताप थे जिनके साथ भील और आदिवासी और मेवात के मुसलमान लड़ रहे थे राजपूतों के साथ, वो छोटी मोटी लड़ाई जीत गए। और तीसरे शिवाजी जो थे ही छोटी जाति के, ठाकुर नहीं थे, राजपूत नहीं थे, उनके साथ मुसलमान भी लड़ रहे थे, उनके साथ छोटी जातियां लड़ रही थी, इसलिए जीते थे। पूना के ब्राह्मणों ने उनका तिलक करने से मना कर दिया था।
शिवाजी जीते, एक लड़ाई महाराणा प्रताप जीते, गुरु गोविंद सिंह जीते। इन्हीं 3 की फ़ोटो लगाते हैं आरएसएस वाले। धूप निकलती है, धूप निकलती है, रोज़ सवेरे धूप निकलती है। और धूप में मुट्ठी बांधो तो कुछ हाथ नहीं आता, पर धूप में मुट्ठी खोलो तो फिर धूप निकलती है। क्या बात है। क्या बात है। वो टाइम आ गया है जब से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि मेरी उम्र 87वां साल चल रहा है और कभी भी ये टाइम ख़त्म हो जाने वाला है। तो अब मुझे टाइम की फ़िक्र होने लगी कि मेरा टाइम बर्बाद ना हो। मुझे जो कुछ करना है, जो मेरे अधूरे काम हैं, अधूरी चीज़ें हैं, जो किसी के काम आ सकती हैं, तो मैं उनको पूरा कर लूँ। ये सेंस अब मुझ में आ गया है कि अब मुझे जल्दी करना है, मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं बर्बाद करने को। ये पहली बार आपके पास आया? हाँ, ये पहली बार आया जीवन में, वरना मैं केयर फ्री रहता था टाइम के बारे में। घड़ियों में टाइम नहीं। अगर घड़ियों में टाइम होता तो बड़ी दिक्कत हो जाती। घड़ियां तो हमेशा कुछ ना कुछ बजाती रहेंगी। कुछ भी हो जाए, कोई मर जाए, बम्बार्डमेंट हो जाए, लोग भूखे मर जाएं, अकाल पड़ जाए, घड़ियां तो कुछ ना कुछ बजाती रहेंगी। जो बार बार घड़ी देख रहा है, इसका मतलब वो किसी और के टाइम से चल रहा है और परेशान है। जो पावरफुल है उसकी मर्जी, उसकी घड़ी है। अब खाना खाएंगे, अब घूमने चलेंगे, अब बात नहीं करेंगे। लेकिन जो बार बार घड़ी देख रहा है वो किसी दूसरे के टाइम से बंधा हुआ है कि कुछ होना है, इतने टाइम पे होना है, वो टाइम ना निकल जाए कहीं। घड़ी देख करके कोई युद्ध नहीं जीता जाता। घड़ी देख करके कोई बड़ा काम नहीं किया जाता। बड़े काम घड़ी से बाहर किए जाते, घड़ी को चकमा दे के किए जाते। अरे हो गया, क्या हो गया। करते 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 हो गया। तो जो घड़ी देख के चलते हैं वो दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। वो टाइम से अपनी फ्लाइट पकड़ लेते हैं, जहाँ पहुँचना है पहुँच जाते हैं, टाइम से खाना खा जाते हैं, टाइम से सो लेते हैं। जो टाइम से चलता है वो कोई रिसर्च नहीं कर पाता, कोई दुनिया का बड़ा काम नहीं कर पाता। लेकिन हमारी सबसे अच्छी घड़ी जो थी वो धूप थी। धूप दीवार पे वहाँ आ गई है, अरे जल्दी तैयार हो, टाइम हो रहा है, स्कूल का टाइम हो रहा है। घड़ी, अब देखिए मेरी गंजी चांद घड़ी है, मेरे सफ़ेद बाल भी तो घड़ी हैं। घड़ी जो है टाइम बताने वाली जितनी चीज़ें हैं वो सब घड़ी हैं। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। हाँ। जिसको भी देखना हो कई बार देखना। हालांकि मैंने, अब निदा तो मेरे ग्वालियर में हम एक ही सड़क पर रहते थे। मैं किसी को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि मैं तो सूर कबीर। मैंने कहा क्या उर्दू वाले तुम सूर और कबीर की बात करते हो? बोला नहीं। मैंने कहा बताओ। सूरदास से बोले ऊधो मन नाही 10-20। जो गोपियाँ कृष्ण चले गए हैं, ऊधो मनाने के लिए आए हैं, संदेश लेके आए हैं, तो कहती हैं ऊधो मन नाही 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। ऊधो मन नाही 10-20। तो बोले ये 10-20 जो है तो सूरदास का है मेरे शेर में। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी। जिसको भी देखना हो कई बार देखिए। मनुष्य को परखना ये बहुत कठिन काम है कि बहुत चालाक आदमी होता है, वो धोखा दे सकता है आपको। चीज़ों को परखना बहुत आसान है, लेकिन मनुष्य को परखना उतना ही कठिन
बल्कि कभी कभी असंभव है, क्योंकि कोई भेड़िया, कोई शेर कभी हंसते हुए मुस्कुराते हुए आप पर अटैक नहीं करेगा। मनुष्य मुस्कुराते हुए आपका गला दबा देगा। वो अपने इंस्टिंक्ट्स को दबा सकता है। वो गुस्से में है लेकिन क्या कह रहे यार कितना अच्छा लग रहा है आज तुमसे मिले, पता नहीं कि वो तुम्हारा धीरे पास आ रहा है गला दबाने के लिए, झपटेगा एकदम से। जैसे एक तो एग्जाम होते हैं कि आपको परखा ही जा रहा है और आपको पता है कि आपको परखा जा रहा है, और उसके वो अलावा परख नहीं पाए मुझे। वो परख इसलिए नहीं पाए कि उन्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं था। वो मेरी कॉपी देख रहे थे, कॉपी में क्या रखा हुआ है। कॉपी में मुझे 5 सवाल करने थे, मैंने 2 ही सवाल किए तो मुझे 40 नंबर दिए, तो मैं ऑर्डिनरी क्लास में पास हुआ। बट आई प्रूव माई सेल्फ टू द बेस्ट इंजीनियर इन माई वेर एवर आई वॉज। उसके बारे में उनको नहीं पता था। भाई आप एग्जामिनेशन कॉपी से किसी के बारे में उसकी इंटेलिजेंस को जज नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। तो ये होता है कि आप जज कैसे कर रहे हैं, आपका कसौटी क्या है, कसौटी छोटी पड़ जाती है। अब एक बात आपको आश्चर्य नहीं होता कि इस देश को 76-77 साल हो गए आज़ाद हुए, एक भी वर्ल्ड क्लास इन्वेंशन इस देश में नहीं हुआ। क्यों? कोई नोबेल प्राइज़ क्या, हमारे तो शॉर्ट डिस्ट्रिक्ट में भी कोई साइंटिस्ट नहीं आता। ऐसा क्यों हो गया? दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश और ये हालत है। लेकिन आज़ादी से पहले नोबेल प्राइजेज आ रहे थे। सीवी रमन को मिला, चंद्रशेखर को मिला, और एसएन बोस आइंस्टाइन के साथ काम करने गए। बोसोन उनके ऑनर में पार्टिकल का नाम रखा गया। इतने इतने बड़े हमारे यहाँ हुए, लेकिन सब आज़ादी से पहले हुए। आज़ादी के बाद क्या हुआ? वही हुआ, इंग्लिश मीडियम। जहाँ रटते हैं बच्चे, 4 साल का बच्चा, उसको कुछ पता नहीं। वो क्या समझता है क्लास में इंग्लिश बोली जा रही है, वो मराठी बच्चा है, बांग्ला बच्चा है। अब इसका उल्टा सोचिए, इंग्लैंड के, अमेरिका के इंग्लिश स्पीकिंग बच्चों को यहाँ ले आइए, मराठी में पढ़ाइए, तमिल में पढ़ाइए, उनको बांग्ला में पढ़ाइए, बच्चे क्यों रहेंगे? वो क्या होगा उन बच्चों का? मेंटली डेफिशिएंट हो जाएंगे। उनमें से कुछ बच्चे रटना शुरू कर देंगे और उनके पेरेंट्स उनका होमवर्क करा रहे हैं। कुछ दिन वो 99% लाने लगेंगे और दिमाग उनका ठस होगा, क्योंकि उन्होंने कोई सवाल पिछले 5 साल में नहीं पूछा होगा। 5 साल की उम्र से 10 साल की उम्र तक उन बच्चों ने कोई सवाल क्लास में, क्योंकि इंग्लिश आती नहीं, मराठी आती नहीं उसको, सवाल क्या पूछेगा? तो ये रट्टू तोते हैं हमारे यहाँ भरे पड़े हैं, इसलिए उनके पास ना कोई साइंटिस्ट हो रहा है हमारे यहाँ का कोई बड़ा, ना हमारे यहाँ कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर हो रहा है, ना कोई हमारे यहाँ बहुत बड़ा जिसको कहना चाहिए कि फिलोसफर हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा, सब रट्टू तोते हैं। एक भारी चट्टान एक दूसरी भारी चट्टान पर इस तरह रखी है कि जैसे अभी अभी गिरने को है, और जो अभी अभी गिरने को है वो कब से नहीं गिर रही। जो अभी अभी गिरने को है वो प्राचीन है, और ये कितना नवीन है कि एक चरवाहा आकर उसी के नीचे खड़ा हो गया है जो अभी अभी गिरने को है। ऐसे कोई काम करने नहीं चाहिए जिसमें मज़ा नहीं आए। बिना मज़े के करने, बिना मज़े के क्यों करेंगे आप कोई काम? आप किसी आर्ट फॉर्म के पास जाते हैं, बोर होने के लिए जाते हैं क्या? आप पेंटिंग एग्जीबिशन में जाते हैं बोर होने के लिए? नहीं जाते। आप पोइट्री सुनना चाहते हैं बोर होने के लिए? नहीं, मज़े के लिए। लेकिन ये मज़ा शारीरिक नहीं। यू हैव टू बी very sure that it's not physical. It is not limited to your body. It must come to your mind.
अगर ये आपके एहसास को, मनुष्यता के एहसास को, ह्यूमैनिटी के एहसास को थोड़ा ऊपर नहीं उठा देती और आपको लगता है यार क्या बात है, आपके मन में कोई बुरी बात रहती ही नहीं, शराब पीने में मज़ा आ रहा है, भांग खाने में मज़ा आ रहा है, या लूटपाट करने में भी मज़ा आ रहा है, पैसा मिल गया, क्या करोगे पैसे अल्टीमेटली? फिर और भांग खाओगे और शराब पियोगे। तो ये मज़े जो हैं, इस मज़े से बहुत अलग मज़ा होता है जो आपका एस्थेटिक्स से मिलता है, जो आर्ट फॉर्म से मिलता है। डांस एक बहुत सुंदर चीज़ है। डांस देखने में तो एक डांसर जो है 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए लेता है तो आता है डांस करने के लिए, ऐसा थोड़ी आता है। वो जीवन लगा देता है अपना डांस सीखने में। ये अपने बॉडी को कंट्रोल करना, अपने रिदम को कायम रखना और स्पेस को मूव करके, इसमें ज़िंदगी लगती है। आप झटका देने को डांस कहते हैं? इज इट द डांस? ये तो है ही नहीं, तो बहुत फुहड़ काम है, कोई भी कर सकता है ये। तो एक्सप्रेशन कोई करता नहीं है। एक्सप्रेशन तो फूहड़ हो सकता है, जैसे कविताओं की बात करें। कविता अगर आप सीखोगे नहीं और करना शुरू कर दोगे और ज़ोर ज़ोर से करोगे और सब लोग हल्ला मचाओगे उसके लिए कि वाह। और दूसरी बात क्या है कि जो आपने शुरुआत की थी बच्चों से, कि बच्चे दीवार पे लिखना शुरू कर देते, उन्हें लिखना नहीं आता। जैसे कि आप उदाहरण दे रहे हैं कि हमको नाचना नहीं आता, लेकिन बच्चों को आप करने देते हैं। आप बच्चे नहीं हैं, आप बड़े हो गए। बच्चों को हम धीरे धीरे करके सिखाते हैं, तब बड़े हो करके वो बहुत सारी चीज़ें सीख पाते हैं। नाचने की भावना मुझे लगता है यूनिवर्सल। देखिए, एक बात और है, नाचना जो है वो ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन ये जो नाच है इसको देख करके आप भी भड़क जाएंगे, यार ये क्या कर रहे हो मेरे सामने। मैं यहाँ चल रहा हूँ बारात में, आप मेरे सामने वो ऐसे वो मतलब जो है परेशान कर देता है, इसलिए उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अदरवाइज रोकता कोई नहीं, रोकता कोई नहीं। दूल्हा खुद अपना कई बार देखा कि कार से या घोड़ी से नीचे उतर के वो भी नाचने लगता है। नाच ले भाई। आप बच्चे नहीं हैं, आपको थोड़ा सा एफर्ट चीज़ों को बेहतर ढंग से करने के लिए होना चाहिए। रिदम के साथ मूव करने को कोई मना नहीं करता। आपके गले में सुर नहीं है, गाने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन आप हुड़दंग नहीं मचाते। तो जवान लोगों के मज़ों के प्रति इतना वो क्यों है? वो आपको क्या लगता है कहाँ से आता है? जो फासिस्ट टेंडेंसी के लोग होते हैं कि सब जगह वो डरे हुए होते हैं भीतर से, एक्चुअली बहुत डरे हुए होते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उन्होंने क्या किया हुआ है। उन्हें सब लोगों को डरा के रखा है, मिसयूज़ किया है अपनी अथॉरिटी का और पावर का, इसलिए उनको हर आवाज़ से डरता है कि कहीं तो भीतर से डरे हुए लोग हैं। तो उन्हें जब कोई लोग मस्ती करते हुए देखते हैं कि यार ये डरे हुए नहीं है, ये तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि इनके बाप का राज है। राज तो हमारा है ना, बिकॉज पुलिस इज़ पार्ट ऑफ दैट डिक्टेटरशिप। तो जैसे वो डरे हुए हैं, ऐसे पुलिस भी डरी हुई है। अरे यार हमारे होते हुए ये मस्ती कर रहा है, तो डंडा फटकारी हुआ आ जाते हैं। तो ये जो फासिज्म है, फासिस्ट हमेशा डरा हुआ होता है, उसकी रिजीम भी डरी हुई होती है, उसके अधिकारी और उसकी पुलिस, तो उसी के ज़रिए तो कंट्रोल करता है। ऐसा भी है पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। नदी में धंसे बिना तो पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता। नदी में धंसे बिना पुल पार करने से पुल भी कहाँ पार होता है? कुछ भी नहीं होता पार नदी में धंसे बिना। न पुल पार होता है, न नदी पार होती है।